हेलो एवरीवन। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है 15 नवंबर 2025 सैटरडे। वर्ष के दिनों की बात करें तो 319 दिन अब तक जा चुके हैं और मात्र 46 दिन बाकी हैं इस वर्ष में। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होगी, पहली जो न्यूज़ है वो है एशा सिंह का शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि एशा सिंह जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या खबर रहेगी इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा बिहार एनडीए सरकार के लिए 10 जरूरी काम कौन कौन से हैं, यानी कि जो बिहार में अभी फ़िलहाल में जो बिहार में एनडीए सरकार बनी है उसके लिए 10 जरूरी काम कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जजों का इस्तीफ़ा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं पाकिस्तान में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या खबर है देखेंगे। सब उससे पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में देख लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी कि कल जो आपको मिला था उसका आंसर को देखेंगे। पृथ्वी की परपटी का रासायनिक संगठन के बारे में ये क्वेश्चन था जो कि 2020 में पूछा गया यूपीएससी में। तो ये जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा भूपर्पटी का प्रमुख तत्व है। तो इसमें जो प्रमुख तत्व है सबसे ज़्यादा वो है ऑक्सीजन। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एशा के बारे में, यानी कि उन्होंने जो ईशा हैं उन्होंने 10 मीटर की गलती सुधार कर 25 मीटर में कांस्य पदक जीता है। क्या खबर रहेगी इसके बारे में देखेंगे। एशा सिंह की विश्व चैंपियन में 2 पदक जीत। खबर क्या है। मुख्य घटना में भारतीय निशानेबाज एशा सिंह ने ISSF विश्व चैंपियनशिप काहिरा मिस्र में 2 पदक जीते हैं और उन्होंने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जो उनका पहला वरिष्ठ विश्व चैंपियन पदक है। इसके अलावा मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर के साथ मिलकर स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। विवरण को देखें तो 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में एशा चौथे स्थान पर रहीं, लेकिन शूट ऑफ के माध्यम से पदक सुनिश्चित किया। मिश्रित टीम इवेंट में उन्होंने 16वीं शॉट पर 10.7 स्कोर किया, जो निर्णायक साबित हुआ। यह चैंपियनशिप 2025 पेरिस ओलंपिक की तैयारी का हिस्सा है। इसके अलावा तिथि और स्थान की बात करें तो ये चंडीगढ़ की है और 4 नवंबर 2025 को ये जो है जीता गया है। और यह समाचार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जो कि एशा की यात्रा को 10 मीटर की गलती को भुलाने के रूप में चित्रित करता है। इसके अलावा चर्चा में क्यों है ये, यानी कि वाइज डिस्कशन। तो राष्ट्रीय और गौरव के ओलंपिक संदर्भ में इसको देखा जा रहा है, यानी कि एक तरीके से राष्ट्रीय गौरव है। यह उपलब्धि पेरिस ओलंपिक 2024 जो हाल ही में समाप्त हुआ उसके बाद भारतीय निशानेबाजी की निरंतरता दर्शाती है। मनु भाकर ने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, जो अब एशा का योगदान टीम की मजबूती को बढ़ाता है। महिला सशक्तिकरण में देखें तो एशा तेलंगाना की 21 वर्षीय शूटर हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किरण बेदी जैसी महिला एथलीटों की विरासत को मजबूत करती हैं। ये चर्चा में ये आता है कि क्योंकि भारत में महिलाओं की खेल भागीदारी केवल 30% है और NITI आयोग डेटा और ऐसी सफलताएं प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक और नीतिगत महत्व है उसमें यह खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS की सफलता को उजागर करता है और वैश्विक स्तर पर यह सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स को मजबूत करता है। इसके अलावा वर्तमान प्रासंगिकता देखें तो 15 नवंबर 2025 को जब भारत 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारी कर रहा है और यह समाचार राष्ट्रीय एकता और युवा विकास पर फोकस बढ़ाता है। इसके अलावा ये जो पदक है, यानी कि ये जो मेडल है या फिर ये जो पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है और आखिर क्यों दिया जाता है। हु गेट्स दिस एंड व्हाई इट इज़ गिवन। पहले देखते हैं किसको मिलता है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये एशा सिंह को फिलहाल मिला है और व्यक्तिगत कांस्य 10 मीटर एयर पिस्टल वाली पहली वरिष्ठ विश्व पदक के लिए दिया गया है, यानी कि ये पहली ऐसी महिला है जिनको ये मिला है वरिष्ठ पदक के रूप में। और एशा सिंह को मनु भाकर संयुक्त स्वर्ण मिश्रित टीम के द्वारा टीम वर्क और सहयोग के लिए दिया गया है। प्रत्येक लाभ को देखें तो कोच जसपाल राणा ओलंपिक पद विजेता को मान्यता दी जा रही है, जो उच्च प्रदर्शन केंद्र HPC में प्रशिक्षण देते हैं, यानी इनको सिखाते हैं। इसके अलावा आखिर ये जो मतलब पुरस्कार है वो दिया क्यों जाता है।
तो इसके पीछे का जो कारण है वो मानदंड को देखा जाता है, यानी कि ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। इसके नियमों के अनुसार फाइनल में शीर्ष 3-4 स्थानों पर स्कोरिंग के आधार पर ये दिया जाता है और एशिया का 10.7 स्कोर निर्णायक था, जो सटीकता और मानसिक मजबूती को दर्शाता है। इसके अलावा ये जो पदक है वो राष्ट्रीय सम्मान जैसे अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न के का आधार बनते हैं। एशिया को भविष्य में पद्मश्री या ओलंपिक कोटा मिल सकता है। यह मेरिट बेस्ड रिवार्ड सिस्टम को प्रमोट करता है। इसके अलावा प्रोत्साहन की बात करें तो सरकारी योजनाओं जैसे कि खेलो इंडिया के तहत पदक विजेताओं को वित्तीय सहायता 10 से 50 लाख रुपए और ट्रेनिंग सुविधाएं मिलती हैं, ताकि ग्रामीण कम आय वर्ग के एथलीट प्रोत्साहित हों। इसके अलावा कारण को देखें तो व्यक्तिगत यात्रा में एशिया ने 2022 विश्व जूनियर चैंपियनशिप में पहला पदक जीता था। काहिरा में 15वें शॉट पर 8.4 स्कोर से निराशा के बाद उन्होंने अन्य चीज़ों पर फोकस कर मनोबल बनाए रखा और यह मानसिक लचीलापन का उदाहरण है, यानी कि फिर भी उन्होंने जो अपनी मानसिकता है उसको बनाए रखा और उसको मजबूती दी। इसके अलावा प्रशिक्षण और समर्थन को देखें तो कोच जसपाल राणा के मार्गदर्शन में उच्च प्रदर्शन केंद्र यानी HPC में अभ्यास यहाँ पर दिखाई देता है और मनु भास्कर के साथ साझेदारी ने आत्मविश्वास बढ़ाया और सरकारी पहल जैसे कि TOPS ने उपकरण और विदेशी ट्रेनिंग प्रदान की। इसके अलावा संस्थागत कारण यहाँ पर देखें तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NRAI की मजबूत पाइपलाइन यहाँ पर दिखाई देती है और भारत में निशानेबाजी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुणे और भोपाल में शूटिंग के रेंज का विकास होता है। इसके अलावा यह नीतिगत हस्तक्षेप है, यानी कि जैसे बजट में खेल आवंटन 0.1% से 0.3% तक का वृद्धि का ये परिणाम है, जो सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG 5 लिंग समानता को मजबूत करता है। इसके अलावा मुख्य बिंदुओं को देखें तो पदक विवरण में कांस्य व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल और स्वर्ण जिसमें मिश्रित टीम मनु भास्कर के साथ है और प्रदर्शन हाईलाइट करके देखें तो शूट ऑफ में जीत 16वें शॉट पर 10.7 का स्कोर इन्होंने प्राप्त किया है। ऐतिहासिक महत्व को देखें तो एशिया पहली भारतीय महिला हैं जो वरिष्ठ विश्व चैंपियन में 10 मीटर एयर पिस्टल पदक जीती हैं। ओलंपिक से अगर हम इसको लिंक करके देखें तो पेरिस ओलंपिक के बाद 2028 में की तैयारी में योगदान ये दे सकती हैं। इसके अलावा प्रभाव को देखें तो भारतीय निशानेबाजी में महिलाओं का दबदबा है, जहां पर मनु सौरभ चोपड़ा जैसी जो महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो पृष्ठभूमि में एशिया तेलंगाना से हैं और 2019 से राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं। उन्होंने जूनियर स्तर पर कई पदक जीते हैं, लेकिन वरिष्ठ में यह पहली बड़ी सफलता उन्होंने प्राप्त की है। टीम योगदान को देखें तो मनु भाकर ओलंपिक सिल्वर ब्रॉन्ज विजेता के साथ साझेदारी ने विश्व स्तरीय एकता दिखाई है और कोच राणा ने ओलंपिक पदक विजेताओं जैसा प्रशिक्षण उनको दिया है। इसके अलावा चुनौतियों को देखें तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली एशिया को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन TOPS ने इसे दूर किया और यह असमानताओं को दूर करने का उदाहरण दिखाई देता है, जैसे कि SC/ST आरक्षण में खेल कोटा है इसका एक उदाहरण। भविष्य की क्या संभावना है इसमें तो एशिया को 2026 एशियाई खेलों या फिर विश्व कप में अपना लक्ष्य इन्होंने ये रख सकती हैं। इसके अलावा यह महिला कोटा खेल में 33% आरक्षण को बढ़ावा देगा। वैश्विक संदर्भ में देखें तो ISSF रैंकिंग में भारत टॉप 5 में आता है और यह स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट मॉडल को मजबूत करता है। इसके अलावा अब हम इस खबर के निष्कर्ष को देखें तो एशिया सिंह की यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत विजय है, बल्कि भारतीय खेल प्रणाली की परिपक्वता का भी प्रमाण है। यदि भारत ऐसी सफलताओं को बुनियादी ढांचे और समावेशिता नीतियों से जोड़े तो 2036 ओलंपिक होस्टिंग का सपना साकार हो सकता है। अंततः एशिया की जो कहानी है वो साबित करती है कि गलतियां भूलकर आगे बढ़ना ही सफलता का मंत्र है। यह समाचार हमें प्रेरित करता है कि खेल केवल पदक नहीं बल्कि समाज निर्माण का भी एक माध्यम है। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जैसे जो खेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं 2021 में किस तरह से पूछा गया था, तो 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो लोरियस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। इसमें
जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट है अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स इस प्रकार के पहले विजेता थे, या फिर अब तक यह पुरस्कार फार्मूला 1 खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ, या फिर रोजर फेडरर ने अन्यों की तुलना में इस पुरस्कार को सबसे अधिक संख्या में प्राप्त किया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, यानी कि ये जो अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स इस प्रकार के पहले विजेता थे। और इसका जो आंसर तीसरा होगा, यानी कि रोजर फेडरर ने अन्यों की तुलना में इस पुरस्कार को सबसे अधिक संख्या में प्राप्त किया। तो इसका ये वाला आंसर सही है। दूसरा आंसर क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो पुरस्कार है, यानी कि ये जो पुरस्कार है फार्मूला 1 जो पुरस्कार है वो जो है खिलाड़ियों को नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन है ये डी नहीं, इसका जो ऑप्शन है वो सी यहाँ पर ठीक है, 1 और 3। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि 2021 में ही पूछा गया था। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ओलंपिक का आधिकारिक मोटो ए न्यू वर्ल्ड है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे और बेसबॉल इस ओलंपिक में शामिल हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो केवल दूसरा सही है, यानी कि इस ओलंपिक का आधिकारिक मोटो ए न्यू वर्ल्ड है, यानी कि जो 32वें ठीक है। अब ये हम देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो टोक्यो 2020 का मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन था। ये वाला जो है, ये टोक्यो 2020 का जो मोटो था वो यूनाइटेड बाय इमोशन था। इसलिए कथन 2 इसमें सही है, क्योंकि नए खेल जोड़े इसमें गए थे। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 में पूछा गया था। और इसमें है फाइनलिस्ट मैच जीतने की संख्या के आधार पर तय हुए थे, या फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से आगे रैंक था क्योंकि उसने इंग्लैंड से अधिक मैच जीते थे, या फिर उपयुक्त में से कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें है डी, यानी कि ना ही तो एक सही है और ना ही दूसरा, दोनों इसमें गलत हैं। क्योंकि फाइनल पॉइंट टेबल पीसीटी के आधार पर तय हुआ था, ना कि केवल मैच जीतने से। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के भी मैच बराबर यहाँ पर थे। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, अगली न्यूज़ के बारे में, जो है संविधान पर हमले के विरोध में न्यायाधीशों के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट की बैठक, यानी कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर जो संविधान पर हमला हुआ है, तो उस संविधान के हमले के विरोध की वजह से वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीशों ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और उस इस्तीफे देने की वजह से वहाँ पर बैठक हुई है। क्या खबर है ये, चलिए देखते हैं। पाकिस्तान में 27वें संशोधन और संवैधानिक संशोधन और सुप्रीम कोर्ट जजों के इस्तीफे के बारे में है। खबर देखते हैं। पाकिस्तान की संसद ने 14 नवंबर 2025 को 27वें संवैधानिक संशोधन को पारित किया, जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी के संवैधानिक मामलों को सुनने की शक्ति को सीमित करता है। इसके अलावा इस संशोधन के तहत नया फेडरल संवैधानिक कोर्ट यानी कि एफसीसी स्थापित किया गया है, जो संवैधानिक मामलों की सुनवाई करेगा, जबकि एससी की भूमिका सामान्य मामलों तक सीमित हो जाएगी। इस संशोधन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया, और इसे संविधान पर गंभीर हमला बताते हुए जो है वो इस्तीफा दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफों को स्वीकार कर लिया है, और नया एफसीसी जज 15 नवंबर को शपथ लेंगे, यानी कि उन्होंने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है कि ठीक है आप इस्तीफा दे रहे हैं तो दे दीजिए। अब नए जो जज हैं वो 15 नवंबर को शपथ लेंगे। यह संशोधन सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को 2027 तक पद पर बरकरार रखने और न्यायपालिका पर कार्यकारी या फिर जो सैन्य प्रभाव है उसको बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। अब ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये जो पाकिस्तान की न्यायिक स्वतंत्रता, सैन्य हस्तक्षेप और लोकतांत्रिक संस्थाओं के शरण को दर्शाता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्ति संतुलन यानी कि चेक्स एंड बैलेंस का उदाहरण, जो भारत जैसे उभरते लोकतंत्रों के लिए चेतावनी है। इसके अलावा पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता, इमरान खान का मामला और सेना का जो प्रभाव है उसको उजागर करता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित करता है। हाल के 26वें संशोधन 2024 के बाद यह दूसरा बड़ा बदलाव है, जो न्यायिक सुधारों के बहाने सैन्य वर्चस्व को मजबूत करता है। इसके अलावा इसके कारण को समझें तो सैन्य प्रभाव में पाकिस्तानी सेना का लंबे समय से राजनीति पर नियंत्रण संशोधन सेना प्रमुख मुनीर को 2027 तक विस्तार देता है, जो 2022 से पद पर हैं। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिशोध में इमरान खान सरकार, पीटीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे
2024 चुनाव विवाद हुआ था उससे नाराजगी जो है वो प्रदर्शित करते हैं, जिसमें संशोधन पीटीआई को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा कार्यकारी विस्तार को देखें तो सरकार ट्रिपल पी और पीएमएल एन गठबंधन न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए एफडब्ल्यूसी स्थापित कर रही है, जहां जजों की नियुक्ति में कार्यकारी भूमिका बढ़ेगी। संवैधानिक संकट को देखें तो पिछले संशोधन 18वां और 26वां जो था उसकी तर्ज पर है। यह लोकतंत्र को सुरक्षित करने के नाम पर न्यायिक स्वतंत्रता को कुचलता है। इसके अलावा प्रभाव को देखें तो पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। एक तो न्यायिक शरण होगा, एससी की शक्ति कम होने से यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी शक्ति कम होने से संवैधानिक मामलों में निष्पक्षता प्रभावित होगी और एफडब्ल्यूसी सेना या फिर जो सरकार है उसको प्रभावित जजों से भरा होगा। जो सेना है, सरकार है, वो प्रभावित जजों से भरा होगा, जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें बढ़ाएगा। राजनीतिक अस्थिरता को देखें तो विपक्ष में पीटीआई का जो विरोध तेज हुआ है और इमरान खान जैसे नेताओं पर मुकदमों में तेजी आई है और लोकतंत्र जो है वो काफ़ी वहाँ पर कमज़ोर होता जा रहा है। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव को देखें तो अल्पसंख्यक और मानवाधिकार मामलों में न्यायिक सुरक्षा घटेगी, जनता का न्यायपालिका पर विश्वास घटेगा। इसके अलावा जो सैन्य वर्चस्व है, सेना की हाइब्रिड शासन मजबूत जो होगा, जो कि आर्थिक संकट यानी कि मुद्रास्फीति और कर्ज को और ज़्यादा गहराएगा। इसके अलावा भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सीमा सुरक्षा पर पाकिस्तान की स्थिरता से कश्मीर और लोग पर आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं, यानी कि जो लोग हैं यानी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वहाँ पर आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। भारत को इससे सतर्क रहना पड़ेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन में देखें तो सार्क और एससीओ में पाकिस्तान का कमज़ोर लोकतंत्र भारत की कूटनीति को मजबूत बनाता है, लेकिन अफगानिस्तान सीमा पर अस्थिरता जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा आंतरिक सबक को देखें तो हम इससे क्या सबक ले सकते हैं। जैसे एग्जामिनेशन की बात करें, यूपीएससी हो या फिर पीसीएस एग्ज़ाम के अंतर्गत ये केस स्टडी के रूप में काम आ सकता है, जिसमें भारत की मजबूत न्यायपालिका पीआईएल बेसिक स्ट्रक्चर बनाम पाकिस्तान का शरण के नाम से और राजनीतिक दबाव से संरक्षण की आवश्यकता, यानी कि इस तरह से केस स्टडी के रूप में यहाँ पर काम आ सकता है कि किस तरह से भारत की जो मजबूत न्यायपालिका है वो पीआईएल और बेसिक स्ट्रक्चर जो है भारत की और इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो शरण हो रहा है, यानी कि वहाँ की जो न्यायपालिका का जो शरण हो रहा है, इससे यहाँ पर तुलना करके हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव को देखें तो व्यापार या फिर जो निवेश प्रभावित होगा और भारत पाक संबंध और ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। अब देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के बारे में, यानी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्षेत्रीय में चीन, सीपीएसी और अमेरिका सैन्य सहायता और पाकिस्तान पर दबाव जो है वो बढ़ाएंगे और तालिबान अफगानिस्तान से जुड़ाव प्रभावित होगा। इसके अलावा वैश्विक प्रभाव देखें तो UNHRW जैसे जो संगठन है वो न्यायिक स्वतंत्रता पर आलोचना कर सकते हैं और IMF कर्ज पैकेज में शर्तें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो लोकतांत्रिक मानदंड है उसमें दक्षिण एशिया में लिबरल डेमोक्रेसी का उदाहरण दिखाई देता है, जो बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों को प्रभावित करेगा। इसके अलावा भू राजनीतिक की बात करें तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति मजबूत होगी, लेकिन पाकिस्तान की स्थिरता से मध्य एशिया ऊर्जा मार्ग प्रभावित होगा। इसके अलावा भारत में के संविधान से तुलना करें तो न्यायिक स्वतंत्रता यहाँ पर दिखाई देती है, यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें जो न्यायिक स्वतंत्रता है, भारत का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवनंद भारतीय केस 1973 में हुआ था और संशोधनों को सीमित उसने किया था और पाकिस्तान में ऐसा कोई मजबूत सिद्धांत जो है वो नज़र नहीं आता है। जिस तरह से भारत का जो अनुच्छेद 25 है, यानी कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 50 है जो कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण करता है, इन दोनों को अलग रखता है। न्यायपालिका अलग, कार्यपालिका अलग। तो एक तरीके की यहाँ पर जो मजबूत यहाँ पर भारत में दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सिद्धांत मौजूद नहीं है। इसके अलावा संवैधानिक संशोधन को देखें तो भारत के में अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है वो सर्वोच्च है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा शक्ति पाकिस्तान में संसद सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ बना रही है। इसके अलावा जज नियुक्ति को देखें, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो है, यानी कि भारत में अनुच्छेद 300 भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो होती है वो सर्वोच्च होती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा शक्ति है
वो यहाँ पर हमें नज़र आती है। और पाकिस्तान में जो संसद है वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अधीनस्थ बना रही है, यानी कि उसके जो है वो अधीनस्थ उसको बनाया जा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा जज नियुक्ति को देखें तो भारत में कॉलेजियम सिस्टम, दूसरा जजेस के स्वतंत्र पाकिस्तान FCC में कार्यकारी है और संसदीय पैनल नियुक्त करेगी जो राजनीतिकरण को बढ़ावा देगा। इसके अलावा सैन्य भूमिका को देखें तो भारत में जो सैन्य संविधान है संविधान रूप से तटस्थ है, यानी कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत, जबकि पाकिस्तान में स्टेट विद इन स्टेट जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा चेतावनी है। भारत के लिए को इसके सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा समाधान को देखें तो आंतरिक समाधान इससे क्या हो सकता है? पाकिस्तान में विपक्षी एकता, PTI PMLN गठबंधन को तोड़ना, सिविल सोसाइटी बार काउंसिलिंग का विरोध करना और अंतिम सुप्रीम कोर्ट फैसला संशोधन को रद्द करना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समाधान में यानी कि अगर ये काम जो है वो किए जाएँ तो फिर यानी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है संशोधन है वो रद्द करने का, जो इस तरह से जो ये आंतरिक समाधान किए जाएँ तो फिर ये जो मतलब संविधान पर हमला हो रहा है वो रुक सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समाधान को देखें तो UN या फिर जो कॉमनवेल्थ दबाव है, IMF को न्यायिक शर्तें जोड़ने का आग्रह किया जाना चाहिए और भारत द्विपक्षीय मंचों पर इसकी आलोचना कर सकता है। इसके अलावा दीर्घकालिक रूप से देखें तो पाकिस्तान में संवैधानिक सुधार आयोग का गठन किया जाना चाहिए और सैन्य बजट या फिर जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसको सीमित कर देना चाहिए और मजबूत संस्थागत संतुलन पर फोकस किया जाना चाहिए, तभी जो है वहाँ पर सुधार हो सकता है। इसके अलावा भारत के लिए कूटनीतिक निगरानी रखनी चाहिए और इसके अलावा जो लोग हैं यानी कि जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वहाँ पर जो लोक क्षेत्र है उसको मजबूत भारत को करना चाहिए और आंतरिक न्यायपालिका का सुधार NJA का प्रशिक्षण भारत में भी किया जाना चाहिए ताकि जो इस तरह की घटनाएं हैं वो भारत में ना हो सकें। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। तो ये जो घटना है पाकिस्तान के लोकतंत्र का क्षरण को दर्शाती है, जहाँ सैन्य राजनीतिक गठजोड़ न्यायपालिका को कुचल रहा है और संस्थागत स्वायत्तता का महत्वपूर्ण केस यहाँ पर नजर आता है। भारत को अवसर मिला है क्षेत्रीय नेतृत्व मजबूत करने का, लेकिन सतर्कता आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की रीढ़ है और इसका उल्लंघन अराजकता लाता है। अंततः पाकिस्तान को सच्चे सुधारों से ही स्थिरता मिलेगी, वरना क्षेत्रीय अस्थिरता जो है वो बनी रहेगी। अब हम देखते हैं इस न्यूज़ के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारत से पाकिस्तान को बेरूबारी यूनियन नंबर 12 के हस्तांतरण से संबंधित है? तो वह है 9वां संशोधन अधिनियम 1960। इसके अलावा 2013 में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था जो कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के बारे में था, इसके बारे में देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, या फिर यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में बदलाव लाने का प्रयास करता है तो इसे सभी राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित भी करना आवश्यक होता है। उपयुक्त में से कौन सा जो कथन है वो सही है? तो इसका जो आंसर है ना तो एक और ना ही दो, यानी कि इसमें दोनों जो है वो गलत हैं। व्याख्या को देखें तो अनुच्छेद 368 जो है वो उसके तहत संशोधन प्रक्रिया जो है वो संशोधन प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर हम इस खबर से लिंक करके इसको देखें तो जैसे पाकिस्तान के 27वें संशोधन की तरह भारत में भी सुप्रीम कोर्ट संशोधनों की वैधता जांच सकता है। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो 2021 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था वो जो कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अलावा जब संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति को उसकी सहमति देना अनिवार्य होता है। ये ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि जब भी कोई इस तरह का जो संशोधन विधेयक हो तो भारत के राष्ट्रपति के पहले समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ये जो है वो पास नहीं हो सकता, यानी कि तो राष्ट्रपति की उसमें सहमति देना अनिवार्य होता है। तो ये जो ऑप्शन है दूसरा जो वो सही है। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी इसमें सही है। इसका मतलब इसमें बी जो ऑप्शन है वो 2 और 3 इसमें सही है। व्याख्या को देखें तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अब इसको खबर से लिंक करके हम देखें तो पाकिस्तान में संसद
ने तेज़ी से संशोधन किया और पारित किया और भारत में एससी बैलेंस बनाए इसमें रखा है। इसके अलावा अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में है, जो कि एनडीए से रिलेटेड है। यानी कि खबर देखें तो खबर क्या है, एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको कहा जाता है, उसकी बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में भारी जीत के बाद नई सरकार के लिए 10 प्रमुख कदम सुझाए गए हैं। लेखक इनके सिंह, पूर्व राजस्व सचिव, ने बिहार की आर्थिक सामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकास केंद्रित एजेंडा प्रस्तुत किया है, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से सेवा और उद्योग प्रधान संक्रमण पर फोकस करता है। यह 14 नवंबर 2025 को प्रकाशित हुई है और जब एनडीए ने 200 से भी ज़्यादा सीटें जीतकर महागठबंधन को बुरी तरह से हराया है। इसके अलावा उद्देश्य को देखें तो बिहार को भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ता राज्य बनाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, जहाँ जीएसडीपी में सेवा और उद्योग का संयुक्त योगदान 2030 तक 25% बढ़ाया जाए। युवा बेरोजगारी कम करना और कौशल विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और सतत विकास सुनिश्चित करना, ताकि जो प्रवासन रुके और स्थानीय रोजगार जो है वो बढ़े। इसके अलावा नीतीश कुमार सरकार को एक स्पष्ट रोड मैप देना चाहती है, जो केंद्रीय योजनाओं जैसे कि PMKSY से जुड़कर बिहार की क्षमता का दोहन करे। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये आखिर खबर महत्वपूर्ण क्यों है। बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहां 50% से अधिक कार्यबल अभी भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 40% कम है। 2025 चुनाव में महिलाओं और युवाओं का भारी समर्थन एनडीए को मिला, जो कि विकास और कल्याण योजनाओं जैसे कि 10,000 रुपये महिला सहायता देना पर आधारित था। यह एजेंडा इन वर्गों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकता है। इसके अलावा कारण को देखें तो बिहार की जीएसडीपी में कृषि का हिस्सा 20% से अधिक है, लेकिन उत्पादकता कम है। सेवा क्षेत्र जो है वो 58% है, लेकिन कौशल आधारित नहीं है। प्रतिवर्ष 10 लाख युवा श्रमिक बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन स्थानीय रोजगार की कमी से 1 करोड़ बिहारी अन्य राज्यों विदेश में प्रवासित हैं। इसके अलावा पिछली सरकारों की योजनाओं जैसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 दिया गया था, उसके कार्यान्वयन में कमज़ोर रही हैं, जिससे औद्योगिक विकास रुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की जीत हुई है और मोदी की अपील और साथ में नीतीश का जो फिनिक्स कमबैक है, उसने बिहार को विकास का केंद्र बनाया है। इसके अलावा प्रभाव को देखें तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके, तो जीएसडीपी वृद्धि 10 से 12% तक पहुंच सकती है। रोजगार सृजन से बेरोजगारी 15% से घटकर 8% हो सकती है और प्रवासन में 20 से 30% की कमी आ सकती है। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव को देखें तो महिलाओं में 64% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि उनको और एससी और एसटी समुदायों के लिए शिक्षा कौशल योजनाओं से सशक्तिकरण देना है, जिससे लिंग असमानता जो है वो कम होगी। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव को देखें तो पर्यटन, आईटी और नवीकरणीय ऊर्जा से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हो सकता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। राजनीतिक प्रभाव को देखें तो एनडीए की मजबूती से केंद्र राज्य समन्वय बेहतर होगा, लेकिन विपक्ष आरजेडी कांग्रेस की हार से राजनीतिक ध्रुवीकरण जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा चुनौतियों को देखें तो भूमि बैंक और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का अप्रत्याशित कार्यान्वयन जो भ्रष्टाचार को देरी का शिकार हो सकता है। इसके अलावा शहरीकरण की कमी यहाँ पर दिखाई देती है। केवल 11% आबादी शहरी क्षेत्रों में है, जहाँ बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली के लिए अपर्याप्त है, यानी कि वहाँ पर सड़क और बिजली की जो है वो बहुत ही कमी है। कौशल अंतर को देखें तो कक्षा थर्ड के जो 34% बच्चे हैं वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिससे युवा कार्यबल अकुशल रह जाता है। वित्तीय की बात करें तो बजट आवंटन में कमी, केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता और जलवायु परिवर्तन से कृषि प्रभावित होती है। इसके अलावा इसके समाधान क्या हो सकते हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA को मजबूत कर भूमि बैंक का समयबद्ध उपयोग करना और PPP मॉडल से निजी निवेश आकर्षित होता है। इसके अलावा कौशल विकास के लिए लक्षित प्रशिक्षण रखना चाहिए, जिसमें कि लाइवलीहुड कॉलेजेस और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर देनी चाहिए। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के लिए 7 मोटरवे, 10 औद्योगिक पार्क और नई हवाई अड्डे विकसित किए जाएं। केंद्रीय योजनाओं जैसे कि भारतमाला से एकीकरण करना और वित्तीय पारदर्शिता के लिए
SIR 2024 सुधारों का पालन करना और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं जिसमें कि 2000 रुपये SC छात्र सहायता का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके अलावा अब हम देखते हैं इस खबर के मुख्य बिंदुओं के बारे में, जो कि कौशल विकास के बारे में है। लाइवलीहुड कॉलेजेस से 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। सेवा क्षेत्र में 3.7% प्रति व्यक्ति GSDP का वृद्धि की जानी चाहिए। इसके अलावा औद्योगिक निवेश को देखें तो खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, एथेनॉल क्लस्टर से उद्योग का जो हिस्सा है वो 21.5% से बढ़कर 25% हुआ है। इसके अलावा शहरीकरण में JNNURM सुधार से 11% से 20% शहरी आबादी हुई है और पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में इसमें मुख्य फोकस किया गया है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे को देखें तो लॉजिस्टिक्स, सड़क, डिजिटल नेटवर्क में सुधार और नई एयरपोर्ट को फ्रेट कॉरिडोर पर रखा गया है। कृषि आधारित विकास को देखें तो कृषि विस्तार, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन में उत्पादकता 20% जो है वो बढ़ाई गई है। इसके अलावा पर्यटन और IT को देखें तो सड़क, स्वास्थ्य, डेयरी, मत्स्य पालन में आउटरीच, IT सक्षम सेवाओं से रोजगार जो है लोगों को मिला है। महिला सशक्तिकरण में 22% महिला मतदाताओं का वोट बैंक मजबूत करने के लिए शिक्षा, रोजगार की योजनाएं बनाई गई हैं। वित्तीय क्षमता में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 3% GSDP SIR 2024 का लक्ष्य हासिल किया गया है। शिक्षा सुधार में 64% साक्षरता के लिए बजट आवंटन किया गया और SC छात्रों को 2000 रुपये मासिक सहायता यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा निगरानी को देखें तो सार्वजनिक व्यय समिति से प्रगति ट्रैकिंग होगी, यानी कि ये सारे जो लक्ष्य हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जो कि राजनीतिक संदर्भ में है। NDA की जीत में चिराग पासवान, LJP RV और जीतन राम मांझी HAM की भूमिका यहाँ पर दिखाई देती है, जो गठबंधन गतिशीलता को प्रभावित करेगी। राष्ट्रीय प्रभाव को देखें तो बिहार मॉडल अन्य पिछड़े राज्यों जैसे UP है, झारखंड है, उसके लिए बेंचमार्क बनेगा विशेष SDGs लक्ष्यों में, यानी कि इस तरह का जो प्रभाव है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रासंगिकता को देखें तो यह केस स्टडी के रूप में उपयोगी है और आर्थिक सर्वेक्षण, बजट विश्लेषण और संघीय सहकारीकरण का उदाहरण यहाँ पर दिखाई देता है। महिला वोट बैंक के अंतर्गत 2025 चुनाव में 22% की वृद्धि से नीतीश की महिला नीति की सफलता यहाँ पर मिली है, जो लिंग बजटिंग का मॉडल है। प्रवासन नियंत्रण को देखें तो रेमिटेंस पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय क्लस्टर का विकास किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं इसके खबर के निष्कर्ष के बारे में, तो NDA सरकार के पास बिहार को विकास इंजन बनाने का सुनहरा अवसर है, लेकिन सफलता कार्यान्वयन और पारदर्शी पर निर्भर करेगी। यदि ये 10 कदम लागू हुए तो बिहार 2030 तक प्रति व्यक्ति आय में 50% वृद्धि हासिल कर सकता है, जो राष्ट्रीय संतुलन को संतुलित करेगा। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। बिहार में NDA सरकार के 10 कदमों में कौन सा क्षेत्र प्राथमिकता पर है? तो इसमें है सेवा और उद्योग को प्राथमिकता दी गई है। लेख में GSDP में सेवा और उद्योग को 25% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बिहार में शहरी आबादी को 11% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें रखा गया है 20% तक का, इनके 11% से लेकर के 20% बढ़ाने तक का इसमें लक्ष्य रखा गया है। JNNURM सुधार से शहरीकरण बढ़ाने का लक्ष्य 20% है। इसके अलावा बिहार में कौशल विकास के लिए कितने युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य इसमें रखा गया है? तो इसमें जो है वो 5 लाख का इसमें लक्ष्य रखा गया है। व्याख्या को देखें तो लाइवलीहुड कॉलेजेस के माध्यम से 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण का लक्ष्य इसमें रखा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो कि 2019 में पूछा गया था, ये इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है भारत में अब आपको ये भी बताना है कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से सब्जेक्ट का है, ठीक है। भारत में मानसून की उत्पत्ति से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानसून की उत्पत्ति मुख्य रूप से हिंद महासागर में तापीय निम्न दाब के कारण होती है, या फिर मानसून पूरी तरह से जेट धाराओं के कारण उत्पन्न होता है, या फिर मानसून का जो उद्भव है केवल हिमालय की ऊंचाई के कारण होता है, या फिर मानसून की उत्पत्ति भूमध्य रेखीय पछुआ हवाओं के कारण होती है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? A, B, C या फिर D? जो उनसे भी आंसर सही हो वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।